नमस्कार दोस्तों, स्पेक्ट्रम आधुनिक भारत का इतिहास मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं अध्याय संख्या 37, प्रथम आम चुनाव। प्रथम आम चुनाव, प्रवृत्तियां एवं चुनौतियां। तो प्रथम आम चुनाव में क्या प्रवृत्तियां रही और क्या चुनौतियां रही, सबसे पहले समझेंगे। प्रथम आम चुनाव या प्रथम भारतीय आम चुनाव 1951-1952। तो सबसे पहले हम समझेंगे प्रथम आम चुनाव जो है 1951-52 में कैसे हुए, कब हुए, कहाँ हुए, कैसे हुए, सब समझ। अप्रैल 1950 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम पारित किया गया। अप्रैल 1950। इसके साथ ही भारतीय चुनाव आयोग एक स्वायत्त निकाय का गठन किया गया 1950 में। सुकुमार सेन भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी जो थे, उन्हें भारत के प्रथम पहले मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? सुकुमार सेन भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। लगभग 173 मिलियन की थी भारत की तत्कालीन जनसंख्या की आधी आबादी जो थी उस समय की। 173 मिलियन लोगों जिनकी आयु 21 वर्ष की प्राप्त कर ली थी को मतदाता के तौर पर पंजीकृत किया गया। हालांकि इनमें से 85% अशिक्षित एवं निर्धन थे और ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे और उन्हें चुनावों का कोई अनुभव नहीं था। इन लोगों को 489 सीटों के लिए 3283 प्रांतीय विधानसभाओं के लिए वोट देना था। 489 सीटों के लिए पहले आम लोकसभा चुनाव में जो 489 सीट्स थी लोकसभा की, और इसमें 3283 प्रांतीय विधानसभाओं के लिए भी सीटों का वोट देना था। 85% अशिक्षित और निर्धन थे। 21 वर्ष की आयु उस समय थी। 173 मिलियन आबादी लगभग जो थी, उनको 21 वर्ष की आयु प्राप्त होने के कारण मतदाता के रूप में पंजीकृत किया गया। अब हम समझेंगे चुनावों में भाग लेने वाले राजनीतिक दल। प्रथम आम चुनाव अक्टूबर 1951 फरवरी 1952। अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के बीच 4 माह आयोजित किए गए इस चुनाव में कुल 53% राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया, जिसमें 14 राष्ट्रीय दल भी सम्मिलित थे। 53 राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया, जिसमें 14 राष्ट्रीय दल थे। स्वतंत्र भारत के चुनावों से पहले नेहरू के पूर्व मंत्रिमंडल में रहे दो साथियों श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि INC की सर्वोच्चता को चुनौती देने के लिए पृथक राजनीतिक दलों का गठन किया। जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अक्टूबर 1951 में जनसंघ का गठन किया, वहीं पर बी.आर. अम्बेडकर ने अनुसूचित जाति फेडरेशन यानी अनुसूचित जाति फेडरेशन बनाया था, संघ बनाया था। बाद में इस अनुसूचित जाति फेडरेशन का नाम जो है बदल करके रिपब्लिकन पार्टी रख दिया गया। बी.आर. अम्बेडकर ने ये बनाया था 1951 में, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे उन्होंने जनसंघ का गठन किया। नेहरू के पूर्व मंत्रिमंडल में रहे दो साथियों ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बी.आर. अम्बेडकर ने अलग अलग संघ बनाए और मतलब अनुसूचित जाति फेडरेशन को पुनर्जीत किया। अन्य दलों में जिन्हें सामने आना शुरू किया, जिसमें किसान मजदूर प्रजा परिषद, आचार्य कृपलानी के नेतृत्व में किसान मजदूर प्रजा परिषद। इसके अलावा सोशलिस्ट पार्टी, जिसमें राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में लोग सम्मिलित हुए। समाजवादी पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, इसके अलावा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इत्यादि प्रमुख रूप से सामने आए थे दल। हालांकि ये छोटे दल राष्ट्रीय कांग्रेस दल की जोरदार समर्थन की लहर के सामने टिक नहीं सके। अब हम बात करते हैं निर्वाचन क्षेत्र की। प्रथम आम चुनाव 1951 से 1952 जो 401 निर्वाचन क्षेत्रों में लोकसभा की 489 सीटों यानी 489 सीट्स के लिए आयोजित किए गए थे। उन्होंने 26 भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व किया। 26 भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व किया। उस समय एकल सीट वाले 314 निर्वाचन क्षेत्र थे, एकल सीट वाले, और 2 सीट वाले 86 निर्वाचन क्षेत्र थे, और 3 सीट वाला एक निर्वाचन क्षेत्र था। एक सीट वालों में 314 निर्वाचन क्षेत्र, 2 सीटों वाले में 86 और एक सीट वालों में 3 सीट वालों में एक निर्वाचन क्षेत्र था, 2 सीट वालों में 86, ठीक, एक वाले में 314। वर्ष 1960 में बहुल सीट वाले निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। अब हम समझते हैं राजनीतिक परिदृश्य। भारत का प्रथम चुनाव आयोजित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। इसमें 4 माह का समय लगा। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उस समय सबसे बड़ा राजनीतिक दल था, लेकिन चुनाव में विपक्षी दलों को हिस्सा लेने के लिए भी अनुकूल माहौल तैयार किया गया। विपक्षी दलों में जनसंघ, रिपब्लिकन पार्टी, किसान मजदूर प्रजा परिषद और सोशलिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी प्रमुख पार्टियां थी, ठीक है। जनसंघ जो है
वो जनसंघ का निर्माण किसने किया था? जनसंघ का निर्माण किया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। और रिपब्लिकन पार्टी का निर्माण जो है अम्बेडकर साहब ने। और किसान मजदूर प्रजा परिषद, इसका निर्माण कृपलानी ने किया। और राम मनोहर लोहिया ने सोशलिस्ट पार्टी। इसके अलावा राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण ने नेतृत्व में सोशलिस्ट पार्टी बनी, और इस प्रकार अन्य दल भी सामने आए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूरे राष्ट्र में लोगों को विश्वास जीतने में भरसक प्रयास किया। वस्तुतः जवाहरलाल नेहरू ने अपने चुनावी प्रचार में देश की जनसंख्या की लगभग 1/10 से तक पहुंच बनाई। कांग्रेस के सम्मुख विपक्षी नेता के रूप में मुख्यतः दलित नेता B.R. अम्बेडकर, इसके अलावा श्यामा प्रसाद मुखर्जी, राम मनोहर लोहिया और आचार्य कृपलानी आदि थे। ठीक। नागालैंड में नेशनल नागा काउंसिल ने इस चुनाव का संपूर्ण बहिष्कार किया। नागालैंड में नागा काउंसिल ने क्या किया? इस चुनाव का संपूर्ण रूप से बहिष्कार किया, और न तो कोई उम्मीदवार खड़ा किया और न ही एक भी मतदान किया। प्रत्येक उम्मीदवार हेतु पृथक मतदान पेटी। अब देखिए, प्रथम आम चुनाव में प्रत्येक उम्मीदवार के लिए एक अलग रंग की मतदान पेटी की व्यवस्था की गई। भारत के चुनाव आयोग ने इस बात को बेहद विवेकपूर्ण तरीके से ध्यान में रखा कि भारत की जनसंख्या अशिक्षित है। उस समय साक्षरता दर मात्र 16% थी, जिसने रंगों की मतदान पेटियां, बैलेट बॉक्स की व्यवस्था थी। अलग अलग रंगों की मतदान पेटियों में प्रत्येक उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह अंकित किया गया था। अब हम समझते हैं चुनाव व्यवस्था एवं तैयारी। देखिए, प्रथम आम चुनाव की तैयारियां सिर चकराने वाली बेहद थकाऊ थी। 2,24,000 मतदान केंद्र स्थापित किए गए। प्रथम आम चुनाव में 2,24,000 मतदान केंद्र स्थापित किए गए। 2 मिलियन बैलेट बॉक्स बनाने में 8,200 टन स्टील का प्रयोग किया गया। 8,200 टन स्टील का प्रयोग किया गया। 2 मिलियन बैलेट बॉक्स बनाए गए। मतदाताओं को देश के संविधान से अवगत कराने, चुनाव प्रक्रिया, निर्वाचक नामावली को तैयार करने, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और अन्य बातों एवं अवधारणाओं के बारे में सूचना प्रदान करने के लिए तथा शिक्षित करने हेतु ऑल इंडिया रेडियो पर कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, और 3,000 सिनेमाघरों में एक विशेष डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। विपक्षी दलों, सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, द हिंदू राइट, रिपब्लिकन पार्टी, अन्य सभी लोगों को शिक्षित किया गया। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि चुनाव जो करवाए गए, उन चुनावों की व्यवस्था किस प्रकार से की गई। तो जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे मतदान केंद्र, जैसे 2,24,000 मतदान केंद्र, 2 मिलियन बैलेट बॉक्स के लिए 8,200 टन स्टील का प्रयोग किया गया। मतदान को देश के संविधान से अवगत कराने, इसके अलावा चुनाव प्रक्रिया के बारे में, इसके अलावा निर्वाचक नामावली को तैयार करने में, सार्वभौम वयस्क मताधिकार और अन्य बातों एवं अवधारणाओं को बारे में जो है सूचना प्रदान करने और शिक्षित करने हेतु ऑल इंडिया रेडियो पर कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। 3,000 सिनेमाघरों में एक विशेष डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। विपक्षी दलों, सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, द हिंदू राइट, रिपब्लिकन पार्टी, अन्य लोगों ने भी लोगों को शिक्षित किया। ठीक है, यह चुनाव प्रचार जो है बेहद रंगारंग था। जैसा कि रामचंद्र गुहा अपनी पुस्तक जो है इंडिया आफ्टर गांधी किसकी पुस्तक है? रामचंद्र गुहा उनकी पुस्तक है। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा कि कोलकाता में यहाँ वहाँ घूमती गाय पर वोट कांग्रेस का नारा लिखा हुआ देखा जा सकता था। ठीक है, वोट कांग्रेस का नारा कांग्रेस में इधर उधर घूमती गाय पर देखा जा सकता था। इंडिया आफ्टर गांधी, इस पुस्तक में रामचंद्र गुहा ने ये बात लिखी है। स्वतंत्रता के 5 वर्ष पश्चात 2.8 मिलियन महिला मतदाताओं, जिन्हें भारत के प्रथम आम चुनाव में मतदान हेतु पंजीकृत किया गया था, को निर्वाचक नामावली से इसलिए हटा दिया गया क्योंकि उन्होंने अपने नाम देने से मना कर दिया और उसके स्थान पर अपने पति या पिता का नाम दिया। यह उन कई चुनौतियों में से एक है जिसका सामना चुनाव आयोजित करने में करना पड़ा। ठीक है, तो ऐसे 2.8 महिला मतदाताओं को बाहर करना पड़ा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये स्वतंत्रता के 5 वर्ष बाद की बात है। लोकसभा के साथ साथ सभी प्रांतीय विधानसभाओं के भी चुनाव भी कराए गए। प्रधानमंत्री नेहरू 1950 में संविधान लागू होने के साथ ही जल्द चुनाव कराना चाहते थे, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन जो सिविल अधिकारी थे, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे,
सेन साहब निर्वाचक नामावली बनाने, बैलेट बॉक्स को तैयार करने, अशिक्षित मतदाताओं को मतदान करने में समर्थ बनाने के लिए चुनाव चिन्ह तैयार करने और यह निश्चित करने के लिए चुनाव सुदूर पहाड़ी और द्वीपों में भी सफलतापूर्वक आयोजित किए जा सके के लिए समय मांगा। उन्होंने मतदान की बारंबारता या फर्जी मतदान से बचने के लिए एक विशेष स्याही तैयार की गई जो 1 सप्ताह तक मिटाई नहीं जा सकती थी। मतदान हेतु मतदान पत्रों की छपाई चुनाव आयोग द्वारा भारत सरकार की नासिक में स्थित इंडिया सिक्योरिटी प्रेस में कराई गई। तो चुनाव मतदान हेतु मतदान पत्रों की जो छपाई थी वो कहाँ पर हुई? नासिक में हुई। और इंडिया सिक्योरिटी प्रेस जो वहाँ पर नासिक में बनी हुई, वहाँ पर मतदान पत्रों की छपाई हुई, जहाँ पर भारतीय मुद्रा की भी छपाई होती थी। ठीक है। पूरे देश में स्थापित 2,24,000 मतदान केंद्रों में से 27,527 मतदान केंद्र विशिष्ट रूप से महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए। 2,24,000 कुल मतदान केंद्रों में से 27,527 मतदान केंद्र केवल महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए। इस प्रकार कई चुनौतियों एवं युक्तियों तथा अथक प्रयास द्वारा प्रथम आम चुनाव की तैयारी एवं व्यवस्था संभव की जा सकी। अब हम समझते हैं चुनाव का परिणाम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 489 में से 364 लोकसभा सीटें जीतकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। 45.7% मतदान किया गया। जवाहरलाल नेहरू लोकतांत्रिक रूप से चुने गए देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। प्रांतीय विधानमंडलों में कांग्रेस ने 2,248 सीटों पर विजय प्राप्त की। प्रांतीय विधानमंडलों में कांग्रेस ने 2,248 सीटों पर विजय प्राप्त की। और कांग्रेस ने केंद्र एवं सभी राज्यों में सरकार बनाई। ठीक है। तो कांग्रेस ने प्रांतीय विधानसभाओं में 2,248 यानी 2248 सीटों पर विजय प्राप्त की। कितनी सीटों पर विजय प्राप्त की? तो ये जो संख्या है वो 2248 संख्या है। वैसे टोटल जो विधानसभाओं के लिए जो सीटें थी वो कितने संख्या कितनी थी सीटों की, मैंने आपको पहले यहाँ पर अभी जस्ट बताया, उसको आप अभी थोड़ा दिमाग में लाइए और बताइए। वैसे लोकसभा के लिए सीटों की संख्या 489 थी और प्रांतीय विधानसभाओं के लिए सीटों की संख्या 3,283 थी, 3283। तो इस 3283 में से कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? 3283 में से कांग्रेस को जो सीटें मिली वो थी 2248। 3283 में से 2248। ठीक है। 83 का आप 84 समझ लो, 32 का 22 कर दो और 84 का 48 उल्टा कर दो। तो 48 सीटों पर विजय प्राप्त की कांग्रेस ने केंद्र और सभी राज्यों में सरकार बनाई। यद्यपि कांग्रेस 4 राज्यों मद्रास, त्रावणकोर, कोचीन, उड़ीसा और पेप्सू में बहुमत प्राप्त नहीं कर सकी। इस चुनाव में एक बात अविस्मरणीय रही कि 40% मतदान योग्य महिलाओं ने मतदान किया। 40% मतदान योग्य महिलाओं ने क्या किया? मतदान किया। 40% महिलाओं ने क्या किया? वोट दिया। अब हम समझते हैं, देखिए आम चुनाव 1951-52 में सीट प्राप्त करने वाले दल। राष्ट्रीय कांग्रेस INC जो है उसमें 44% 99 वोट मिले और 364 सीटें इन्होंने 489 सीटों में से प्राप्त की। कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि CPI, इन्होंने केवल 3.29% वोट प्राप्त किए और 16 सीटें जीती। सोशलिस्ट पार्टी ने 10.59% वोट प्राप्त किए और 12 सीटें जीती। और जो KMPP थी यानी किसान मजदूर प्रजा पार्टी, उसने 5.79% वोट प्राप्त किए और 9 सीटें जीती। पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि PDF जो हैं, PDF ने 1.29% वोट प्राप्त किए, केवल 1.29% और 7 सीटें इन्होंने जीती। और GP जो है गणतंत्र परिषद, इन्होंने 7 सीटें जीती। अखिल भारतीय हिंदू महासभा थी, उन्होंने 6 सीटें जीती। और शिरोमणि अकाली दल ने 4 सीटें जीती। तमिलनाडु टॉयलर्स पार्टी ने 4 सीटें जीती। अखिल भारतीय राम राज्य परिषद जो है उन्होंने 3 सीटें जीती। भारतीय जनसंघ ने 3 सीटें जीती। रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी ने 3 सीटें जीती। कॉमनवेल्थ पार्टी ने भी 3 सीटें जीती। झारखंड पार्टी ने भी 3 सीटें जीती। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ने जो थे 2 सीटें जीती। ठीक है। ठीक है। ये दो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन थी, उसने केवल 2 सीटें जीती। लोक सेवक संघ जो है उसने 2 सीटें जीती। पीजेंट्स एंड वर्क्स पार्टी ऑफ इंडिया जो है उसने 2 सीटें जीती। ठीक है। इसके अतिरिक्त फॉरवर्ड ब्लॉक जो मार्क्सवादी थी उसने 1 सीट जीती। कृषि कर लोक कर पार्टी ने 1 सीट जीती। छोटा नागपुर संस्थान परगना जनता पार्टी ने 1 सीट जीती। मद्रास स्टेट मुस्लिम लीग पार्टी ने भी 1 सीट जीती। त्रावणकोर तमिलनाडु कांग्रेस पार्टी ने 1 सीट जीती। और निर्दलीय 37 सीटें जीती गई, 15% वोट उनको भी पड़े। और एंग्लो इंडियन जो है 2 नामित किए गए।
इस चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी ने लोकसभा में 23 सीटें प्राप्त की। कम्युनिस्ट पार्टी ने कितनी सीटें प्राप्त की? कम्युनिस्ट पार्टी ने 23 सीटें यहाँ पर जीती। 23 सीटें कम्युनिस्ट पार्टी ने जीती। और राजाओं और जमींदारों की पार्टी गणतंत्र परिषद ने उड़ीसा राज्य में 31 सीटें प्राप्त की। उल्लेखनीय है कि चुनाव में बी आर अम्बेडकर बॉम्बे नॉर्थ सेंट्रल, जो कि आरक्षित सीट थी, निर्वाचन क्षेत्र से हार गए। क्या हुआ? आरक्षित सीट जो थी, उस आरक्षित सीट से नॉर्थ सेंटर जो थी बॉम्बे में, वहाँ से अम्बेडकर हार गए। तब अम्बेडकर ने राज्यसभा सदस्य के रूप में संसद में प्रवेश किया। उन्होंने 1954 में बांद्रा उपचुनाव में लड़कर लोकसभा में जाने का प्रयास किया, लेकिन वे कांग्रेस उम्मीदवार से हार गए। आचार्य कृपलानी भी किसान मजदूर प्रजा परिषद के उम्मीदवार के रूप में फैजाबाद उत्तर प्रदेश से हार गए, लेकिन उनकी पत्नी सुचेता कृपलानी ने दिल्ली में कांग्रेस उम्मीदवार मनमोहन सहगल को हरा दिया। ये थे आम चुनाव। आम चुनाव के बाद हम आगे बात करेंगे नेहरू के नेतृत्व में स्वतंत्रता भारत।